फिर लू शेंग ने ही लिंगसू को छोटा सा संदेश भेजा, कल लौट रहा हूँ। बताए गए औषधीय सामग्री के 3 पूरे सेट तैयार रखना। जवाब लगभग तुरंत आ गया, लेकिन शब्दों में नहीं। ही लिंगसू ने सिर्फ एक आलसी बिल्ली वाला इमोजी भेज दिया। स्क्रीन के पीछे ही लिंगसू का दिल जोर से धड़क उठा। आखिर उसने जवाब दिया। वह मन ही मन चिल्लाई, लेकिन फिर नाराज हो गई। उसे सिर्फ जड़ी बूटियों की पड़ी है। गुस्से में उसने कई शब्द लिख डाले, ठंडा, बेरहम, कंजूस, लालची, चालाक और बदमाश। जब लू शेंग ने यह देखा तो वह सच में हैरान रह गया। उसने बस एक सवालिया निशान भेज दिया, जिससे ही लिंगसू और चिढ़ गई। ही लिंगसू को लगा जैसे वह रो पड़ेगी। इतना लापरवाह कैसे हो सकता है, वह गुस्से में सोच रही थी। उधर होटल में अचानक डोरबेल बजी। डिंगडोंग। लू शेंग ने कफ ठीक किए और दरवाजा खोलने चला गया। दरवाजे के बाहर एक बेहद खूबसूरत महिला खड़ी थी। उसकी मौजूदगी किसी रईस महिला जैसी लग रही थी। माँ एफीआई मुस्कुराई और बोली, लू शेंग, मैं आपको लेने आई हूँ। आज रात का जश्न आपके सम्मान में तैयार है। कमाल है, लू शेंग ने मन में सोचा, लेकिन बाहर से शांत रहा। वह आगे बढ़ा और बोला, मुझे बस लू शेंग ही कहो। उसकी गहरी आवाज सुनते ही माँ एफीआई का दिल जैसे धड़कना भूल गया। वह पूरी तरह उस पर फिदा हो गई। ये लड़का तो बेहद हैंडसम है, उसने सोचा। दोनों होटल से नीचे उतरे और उस शानदार बॉलरूम की ओर बढ़े जहां जश्न शुरू होने वाला था। बैंक्वेट हॉल में प्रवेश करते ही उन्होंने एक बड़ा बैनर देखा जिस पर लिखा था, डोंगनिंग प्रोविंस के गौरव, हमारे नए स्पिरिट मैनिपुलेटर को हार्दिक बधाई। लू शेंग ने चारों ओर भीड़ देखी और माँ एफीआई से धीरे से कहा, मुझे लगा था यह बस एक साधारण डिनर है। लू शेंग ने भौं उठाते हुए कहा, यहाँ इतने लोग क्यों हैं? माँ एफीआई हंस पड़ी। चेयरमैन एक्सआईएओ यूही को देखकर धोखा मत खाना। वह डोंगनिंग सिटी के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक हैं। और सच मानो, यह तो उनका छोटा सा आयोजन है। लू शेंग हल्का सा हंसा और एक ड्रिंक उठा ली। ठीक है, अगर बूढ़े आदमी को बड़ा जश्न करना है तो मैं आज रात उसका साथ दे देता हूँ। वैसे भी मैं कल सुबह शहर छोड़ने वाला हूँ। हॉल के दूसरी तरफ गंजे चेयरमैन एक्सआईएओ यूही बड़े जोश में थे। वे कुछ खूबसूरत सोशलाइट महिलाओं के साथ खड़े होकर उत्साह से बातें कर रहे थे। लगता था कि लू शेंग की हैरान कर देने वाली ताकत के किस्से सुना रहे थे, क्योंकि महिलाएं हंस रही थीं और भी करीब आकर सुन रही थीं। उनमें से एक ने मुस्कुराते हुए सिर टेढ़ा किया और बोली, सच में ऐसा हुआ था चेयरमैन एक्सआईएओ। आप तो हमेशा ऐसी रहस्यमयी और बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते हैं। मैं अपनी प्रतिष्ठा की कसम खाकर कहता हूँ, एक्सआईएओ यूही ने कहा। उनकी आवाज में सच्चा आश्चर्य था। अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं भी इसे कल्पना ही समझता। सच कहूं तो नई पीढ़ी की लहर पुरानी पीढ़ी को पीछे छोड़ रही है और यह देखना वाकई अद्भुत है। हॉल के दूर वाले हिस्से से कुछ युवा महिलाएं अंदर आईं, भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए। उनमें से एक बैंगनी बालों वाली लड़की ने शैंपेन का छोटा सा घूंट लिया और अपनी साथी से धीरे से बोली, यह कोई साधारण पार्टी नहीं है। उधर देखो, वो यांगचेंग के मेयर हैं और उनके पास वेटरन मार्शल आर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन खड़े हैं। आज रात डोंगनिंग सिटी के लगभग हर महत्वपूर्ण व्यक्ति यहाँ मौजूद है और डोंगनिंग प्रोविंस के भी कई बड़े लोग आए हैं। इस कमरे में ताकत और प्रभाव की जो मात्रा है वह सच में हैरान कर देने वाली है। अगर हमारे परिवारों के संपर्क नहीं होते तो हमें इस स्तर के कार्यक्रम में आने का मौका ही नहीं मिलता, बैंगनी बालों वाली लड़की ने थोड़ा चिढ़े हुए अंदाज में कहा। और फिर भी तुम उस हाई स्कूल वाले लड़के के बारे में ही सोच रही हो
जिसमें साफ तौर पर थोड़ी समझ की कमी है। उसकी दोस्त लिन वॉन वन तुरंत भड़क गई। लू शेंग कोई साधारण छात्र नहीं है, और तुम यह अच्छी तरह जानती हो। बैंगनी बालों वाली लड़की ने आंखें घुमाईं। जो भी हो, मुझे तुम्हारे उस क्रश से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथ हिलाकर वह लड़की वहां से हट गई और अपने ग्लास में फिर से ड्रिंक लेने लगी। इतनी बेकार बातें सुनकर मेरा गला सूख गया, उसने मन ही मन सोचा। लिन वॉन वान तो बिल्कुल पागल हो चुकी है। उधर लिन वॉन वान अकेली खड़ी रह गई और उसके दिल में हल्की बेचैनी उठी। लू शेंग से उसके रिश्ते टूटने के बाद भी वह डोंगनिंग सिटी में ही रुकी रही, क्योंकि लू शेंग ने कभी कहा था कि वह यहाँ आएगा। वह जैसे किसी ऐसे साए का पीछा कर रही थी जिसे पकड़ा नहीं जा सकता। मैं हफ्तों से उसे मैसेज भेज रही हूँ, लिन वॉन वन ने धीरे से खुद से कहा। उसकी उंगली फोन स्क्रीन पर ठहरी हुई थी, लेकिन लू शेंग पूरी तरह खामोश था। उसने एक भी मैसेज का जवाब नहीं दिया, और स्टेटस देखकर लगता था कि उसने चैट खोली भी नहीं। क्या सच में उसके दिल में मेरे लिए कोई भावना नहीं बची, उसने सोचा। दिल भारी हो गया। तभी किसी ने आवाज दी, दंदन। झेंग दंदन, तुम ऐसे मूर्ति की तरह क्यों खड़ी हो? झेंग दंदन ने ऊपर देखा और बोली, तुम मेरी सबसे करीबी दोस्त हो, इसलिए सच बता रही हूँ, मैं उसके बारे में सोचते सोचते पागल हो रही हूँ। बैंगनी बालों वाली लड़की ने उसकी हालत देखकर उसके कान के पास झुककर धीरे से कहा, सुनो। इस भव्य पार्टी का असली कारण एक लेवल 4 स्पिरिट मैनिपुलेटर के उभरने का जश्न मनाना है। कहते हैं उसकी ताकत चेयरमैन एक्साएओ यूही के बराबर है। वह आगे बोली, ऐसा इंसान अगर एक कदम भी चल दे तो पूरा डोंगनिंग प्रोविंस हिल सकता है। अगर हम जैसे लोगों पर उसकी नजर पड़ जाए तो हमारे परिवारों की किस्मत बदल सकती है। इसलिए तुम्हें ऐसे आदमी को लक्ष्य बनाना चाहिए, किसी हाई स्कूल लड़के को नहीं। लेकिन झेंग दंदन का दिमाग अभी भी लू शेंग में उलझा हुआ था। उसके दिल में अचानक एक उम्मीद जगी और उसने पूछ लिया, यह लेवल 4 स्पिरिट मैनिपुलेटर, क्या वह बहुत जवान है? मुझे पूरी तरह नहीं पता, बैंगनी बालों वाली लड़की ने भीड़ देखते हुए कहा। चेयरमैन एक्साएओ को इस स्तर तक पहुंचने में दशकों लगे, इसलिए शायद वह अपने प्राइम में होगा, न बहुत जवान न बहुत बूढ़ा। चारों तरफ देखो, यहाँ कितनी प्रभावशाली महिलाएं आई हैं। कुछ तो 40 साल की भी हैं, सब उसी से मिलने की उम्मीद में। सच में हॉल में अधिकतर खूबसूरत महिलाएं ही थीं, पुरुष बहुत कम थे। भीड़ को देखते हुए झेंग दंदन ने दोस्त की बात मान ली। उसने धीरे से कहा, शायद तुम सही कह रही हो। इतनी ताकत किसी लड़के के पास होना मुश्किल है। वो लू शेंग नहीं हो सकता, उसने मान लिया। उसकी दोस्त ने उसका हाथ दबाया। दंदन, अब उस हाई स्कूल लड़के को अपने दिमाग से निकाल दो। आज का मौका बहुत बड़ा है। हमारे पूरे सोशल सर्कल में सिर्फ हम दोनों को ही यहां आने का मौका मिला है। लेकिन झेंग दंदन अभी भी लू शेंग की याद में खोई थी। उसका शरीर इस शानदार हॉल में था, लेकिन दिल अभी भी उस लड़के की यादों में अटका था। उसकी दोस्त झल्लाकर बोली, दंदन, ध्यान दो, मैं तुमसे। तभी दंदन अचानक हांफते हुए बोली, रुको, उधर देखो। क्या वो लू शेंग है? दूर एक परिचित आकृति बुफे टेबल पर रखे खाने को बड़ी तेजी से खा रही थी। लू शेंग की भूख इतनी जबरदस्त थी कि पास खड़ी वेट्रेसे भी थोड़ा पीछे हट गईं। लेकिन उसमें एक बड़ा बदलाव भी था। उसके सूट में उसका रूप और भी शानदार लग रहा था, और उसकी चाल में पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास और नजाकत थी। किसी की नजर महसूस करके लू शेंग ने पीछे मुड़कर देखा और दोनों लड़कियों को पहचान लिया। उसने झेंग दंदन की तरफ हल्का सा हाथ हिलाया। जैसे ही उनकी आंखें मिली,
झेंग दंदन का दिल जोर से धड़क उठा, वह सच में वही था। बिना सोचे झेंग दंदन ने लिन वॉन वान को हल्का सा धक्का दिया। तुम किसी और से बात करो, मुझे एक पुराने दोस्त से मिलना है, वह चिल्लाई। दंदन, कहाँ जा रही हो? लिन वॉन वान ने आवाज लगाई, लेकिन भीड़ में उसकी आवाज खो गई। वह झुंझलाकर बोली, अगर दोस्त हो तो थोड़ी इज्जत रखो। हर हैंडसम लड़के के पीछे ऐसे मत भागो। लेकिन दंदन पीछे मुड़े बिना बोली, इज्जत बाद में देखेंगे। अगर अभी नहीं पकड़ा तो वह फिर गायब हो जाएगा। उसके लिए दोस्ती की बातें अभी दूसरे नंबर पर थीं। जैसे ही वह लू शेंग के पास पहुंची, जो अभी प्लेट में स्नैक्स लिए खड़ा था, वह धीरे हो गई। उसके चेहरे पर राहत और खुशी दोनों थीं। लू शेंग, उसने उम्मीद से पुकारा। लेकिन उससे पहले कि वह पास पहुंचती, अचानक कोई उसके बगल में आ खड़ा हुआ। माँ एफीआई अचानक वहां प्रकट हुई और बहुत सहजता से लू शेंग की बाह पकड़ ली। उसने झेंग दंदन की तरफ हल्की लेकिन साफ चेतावनी भरी नजर डाली। माँ एफीआई का यह घनिष्ठ व्यवहार देखकर झेंग दंदन जैसे बिजली गिरने की तरह स्तब्ध रह गई। उसकी खुशी पल भर में गायब हो गई। उसके पेट में डर का एहसास भर गया। उसने दोनों को देखते हुए सोचा, यह औरत कौन है? इसे उसके इतना करीब खड़े होने का अधिकार कैसे मिला? उसके दिमाग में कई सवाल घूमने लगे। क्या यह उसकी गर्लफ्रेंड है? यह सोचते ही झेंग दंदन के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसे लगा शायद वह बहुत देर कर चुकी है। लेकिन इतनी ताकतवर प्रतिद्वंद्वी के सामने भी उसने हार मानने का फैसला नहीं किया। झेंग दंदन थोड़ी दूरी पर खड़ी होकर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाने लगी। लू शेंग को यहां देखकर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने मन ही मन ठान लिया, भले ही यह कीमती फूल किसी और का हो, वह बिना कोशिश किए हार नहीं मानेगी। परिचित उपस्थिति महसूस करके लू शेंग ने मुड़कर देखा और सहजता से हाथ उठाकर अभिवादन किया। उसे देखकर उसकी आंखों में हल्का आश्चर्य चमका। कितनी अजीब संयोग है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डोंगनिंग में फिर से तुमसे मुलाकात होगी। झेंग दंदन धीरे धीरे उसके पास आई और उसे गौर से देखने लगी। उसके मन में तूफान चल रहा था। इतनी कम समय में ही लू शेंग पूरी तरह बदल चुका था। अब उसके अंदर एक गहराई और ताकत महसूस हो रही थी जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। उसे लगा जैसे उनके बीच की दूरी अचानक बहुत बड़ी हो गई है। माँ एफीआई ने लड़की की गर्मजोशी देखकर थोड़ा पास आकर उत्सुकता से पूछा, और यह कौन है, लू शेंग? लू शेंग ने सहजता से कहा, यह झेंग दंदन है। पिछले महीने माउंट न्यूटू की यात्रा के दौरान मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। माँ एफीआई ने विनम्र मुस्कान के साथ कहा, ओह मिस झेंग, आपसे मिलकर खुशी हुई। तभी झेंग दंदन की दोस्त लिन वॉन वान भी उनके पास आ गई, हाथ में वाइन का ग्लास लिए। दंदन, तुम तो बड़ी स्वार्थी हो, लिन वॉन वान ने मजाकिया अंदाज में कहा, लेकिन उसकी आंखें सबको ध्यान से देख रही थीं। इतने दिलचस्प दोस्त हैं और हमें मिलवाती भी नहीं। अगर यहाँ कोई हैंडसम लड़का है तो उसे दोस्तों से शेयर करना चाहिए, है ना? झेंग दंदन ने जल्दी से कहा, यह मेरी सबसे करीबी दोस्त लिन वॉन वान है। और यह, झेंग दंदन ने हल्की गर्व भरी आवाज में कहा, वही लू शेंग है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बहुत बताया था। लिन वॉन वान की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसके सामने खड़ा युवक बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उसने कल्पना की थी। तो यह है लू शेंग, उसने सोचा। इतना हैंडसम। कोई आश्चर्य नहीं कि दंदन हफ्तों से उसके पीछे पागल हुई घूम रही है। लेकिन उसकी नजर तुरंत माँ एफीआई पर गई, जिसे वह तुरंत पहचान गई, प्रसिद्ध माँ परिवार की माँ एफीआई। उसके मन में तुरंत तिरस्कार पैदा हुआ।
ओह, तो यही बात है, उसने सोचा। अब समझ आया कि एक साधारण हाई स्कूल छात्र इस पार्टी में कैसे आया। यह बस एक खूबसूरत चेहरा है जो अमीर लड़कियों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ रहा है। अपने इस निष्कर्ष को पकड़कर लिन वॉन वन ने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लगा ली। तो आप ही हैं मिस्टर लू शेंग, उसने मीठी लेकिन नकली आवाज में कहा। दंदन तो आपका नाम लेते लेते थकती ही नहीं। आज आपसे मिलकर सच में लगता है कि आप वाकई खास इंसान हैं। लू शेंग ने हल्का सा भौं सिकोड़ लिया। उसे उसकी बातों में छिपा तिरस्कार महसूस हो गया। आपसे मिलकर खुशी हुई, मिस लिन वॉन वन, उसने छोटे और ठंडे स्वर में जवाब दिया। अपना वाइन ग्लास खत्म करके लिन वॉन वन ने फिर पूछा, अगर बुरा न माने तो बताइए, आप कहाँ से हैं? लू शेंग ने बिना हिचक जवाब दिया, बेहसिटी। जब बात उसके परिवार की ओर मुड़ी तो उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। अपने साधारण परिवार की सच्चाई जानते हुए लू शेंग का भाव थोड़ा कठोर हो गया। उसने सीधे लिन वॉन वन की आंखों में देखा, जैसे उसके अगले सवाल का इंतजार कर रहा हो। उसे पता था अगला सवाल क्या होगा। वह जरूर उसके माता पिता के काम और परिवार की स्थिति के बारे में पूछेगी, यह साबित करने के लिए कि क्या वह सच में इस पार्टी के लायक है या सिर्फ माँ एफीआई के सहारे आया है। इससे पहले कि वह कुछ पूछती, लू शेंग खुद बोल पड़ा। जैसा तुम सोच रही हो वैसा ही है, उसने साफ कहा। मैं बस एक साधारण परिवार का छात्र हूँ। यहाँ मौजूद लोगों से मेरा सामाजिक स्तर बिल्कुल अलग है। मैं यहाँ सिर्फ संयोग से आया हूँ। इतना कहकर लू शेंग ने हाथ हिलाया और मुड़कर चल दिया। मुझे इन बेकार सामाजिक खेलों में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसने कहा। अगर कभी सच में बात करने लायक कुछ हुआ तो फिर मिलेंगे। अभी के लिए मैं जा रहा हूँ। चलते हुए उसने मन ही मन सोचा, जो लोग सिर्फ हैसियत से दुनिया देखते हैं, उनसे बात करना सच में थका देता है। बाहर से देखने वाले को उसका व्यवहार थोड़ा कठोर लग सकता था, लेकिन लू शेंग के लिए उसका परिवार उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत था। वह अपने परिवार को बेहद सम्मान और प्यार से देखता था। इसलिए वह कभी भी किसी को उनके सम्मान का अपमान करने नहीं देगा। लू शेंग को अचानक जाते देखकर झेंग दंदन हैरान रह गई। दोनों लड़कियां चुप खड़ी रह गईं। माँ एफीआई भी हैरानी से उसे देखते हुए बोली, लू शेंग, उसे समझ नहीं आया कि अचानक ऐसा क्या हुआ। बिना कुछ कहे वह जल्दी से उसके पीछे चल दी। लू शेंग, रुको, वह दौड़ते हुए बोली। झेंग दंदन बस उन्हें जाते हुए देखती रह गई। उसके मुंह से बस इतना निकला, रुको। एक पल। अपनी दोस्त को अभी भी लू शेंग को देखते हुए देखकर लिन वॉन वन नाराज हो गई। हे भगवान दंदन, होश में आओ। वह आदमी तुम्हारे लायक नहीं है। वह बस एक सुंदर चेहरा है जो ताकतवर औरतों के सहारे जी रहा है। फिर वह ऐसे बोली जैसे कोई मनोवैज्ञानिक हो। मैंने तो बस थोड़ी सी बात की और वह इतना गुस्सा हो गया। इससे साफ है कि उसे अपने गरीब बैकग्राउंड का कॉम्प्लेक्स है। उसमें कोई असली काबिलियत नहीं है, लेकिन अहंकार बहुत है। मैं ऐसे कई लोगों से मिल चुकी हूँ, लिन वॉन वन ने हाथ बांधते हुए कहा। वह तुम्हारे स्तर के लायक नहीं है। बल्कि तुम्हें उस लड़की पर ध्यान देना चाहिए जो उसके साथ है, माँ एफीआई, माँ परिवार की असली वारिस। तुम माँ परिवार की ताकत जानती ही हो। सुना है उसने हाल ही में डोमनिंग सिटी में लेवल 2 स्पिरिचुअल मेंटोर सर्टिफिकेशन पास किया है। उसकी उम्र में यह बड़ी उपलब्धि है। वह खुद एक ताकतवर इंसान है, लिन वॉन वन बोली। और देखो लू शेंग कैसे उसके साथ चिपका हुआ है। साफ है कि वह अपनी शक्ल और थोड़ी चालाकी से माँ एफीआई का सहारा ले रहा है।
लिन वॉन वन ने झेंग दंदन की तरफ मुड़कर जोर से कहा, जागो दंदन। वह बस एक साधारण जिगोलो है। उस सुंदर चेहरे के पीछे की सच्चाई देखो। लेकिन झेंग दंदन अपनी जगह से नहीं हिली। उसका भरोसा लू शेंग पर बना हुआ था। लिन वॉन वन, बस करो। तुम्हें कुछ नहीं पता, उसने जवाब दिया। लिन वॉन वन ने थकी हुई सांस ली। दंदन, कभी कभी सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन उसे मानना पड़ता है। मैंने जो कहना था कह दिया। फैसला तुम्हारा है, लेकिन बाद में मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी। अपनी दोस्त की लगातार नकारात्मक बातों के बावजूद झेंग दंदन का दिल बिल्कुल अडिग रहा। उसके लिए लू शेंग उसके जीवन में एक खास जगह रखता था। वही इंसान था जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी थी, इसलिए वह यह मानने को तैयार ही नहीं थी कि वह इतना छोटा सोचने वाला इंसान हो सकता है। उसकी नज़र में लू शेंग दोपहर के सूरज की तरह चमकता हुआ इंसान था। वही हीरो था जिसने अंधेरे में उसकी मदद की थी। उसके लिए वह एक ऐसा इंसान था जिसकी शख्सियत और ताकत उन सब लोगों की छोटी सोच से कहीं ऊपर थी। अपने दिमाग को साफ करने के लिए झेंग दंदन ने अपने गाल थपथपाए और खुद को चुटकी काटी। दर्द महसूस होते ही वह होश में आई। मैं पागल हो गई हूं जो एक सेकंड के लिए भी लिन वॉन वान की बकवास पर विश्वास कर बैठी, उसने खुद से कहा। लू शेंग के जिगोलो होने की बात तो बिल्कुल बेतुकी है। फिर उसने सीधे लिन वॉन वान की तरफ देखा और आत्मविश्वास से बोली, वॉन वान, एक बात अच्छी तरह सुन लो। लू शेंग वैसा इंसान बिल्कुल नहीं है जैसा तुम उसे दिखा रही हो। लिन वॉन वान अपनी दोस्त को घूरती रह गई। उसे समझ आ गया कि कोई भी तर्क अब दंदन के दिल को नहीं बदल सकता। उसके माथे पर पसीना आ गया और उसने थकी हुई सांस ली। दंदन, उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया है? तुम तो बिल्कुल बदल गई हो, लिन वॉन वन बुदबुदाई। लेकिन वह और कुछ कहती, उससे पहले ही हॉल में एक जोरदार आवाज गूंजी, रास्ता दीजिए। चेयरमैन एक्साएओ यू ही आ रहे हैं। एसोसिएशन के नेता का नाम सुनते ही लिन वॉन वान का चेहरा तुरंत बदल गया। वह तुरंत मुस्कुराई और दंदन से बोली, अभी उस लड़के को भूल जाओ। शायद चेयरमैन अभी उस लेवल 4 स्पिरिट मैनिपुलेटर को सबके सामने पेश करने वाले हैं। जल्दी से अपने बाल ठीक करो, यही असली मौका है। हॉल के दूसरी तरफ एक्साएओ यूही ने लू शेंग और माँ एफईआई को बुफे के पास खड़े देख लिया। बिना किसी झिझक के वह सीधे उनके पास चले गए और सम्मान से हाथ बढ़ाया। यह दृश्य देखकर लिन वॉन वान की आंखें फैल गईं। ये क्या? चेयरमैन एक्साएओ उस लड़के के पास क्यों जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं? लू शेंग, उम्मीद है आपको यह सब तमाशा बुरा नहीं लगा होगा, एक्साएओ यूही ने चिंता भरे स्वर में कहा। मुझे नहीं पता था कि आपके जैसे शांत स्वभाव वाले युवक को इतनी भीड़ पसंद आएगी या नहीं। लू शेंग ने शांत भाव से सिर हिलाया। जिसके पास ताकत होती है, उसकी जिम्मेदारी भी होती है। अगर मेरी मौजूदगी से एसोसिएशन को कोई फायदा होता है, तो मुझे खुशी होगी। यह सुनकर एक्साएओ यूही ने गहरी सांस ली और सम्मान से सिर झुका दिया। इसके बाद चेयरमैन हॉल के बीच में चले गए और ऊंची आवाज में बोले, सम्मानित मेहमानों, कृपया एक पल के लिए ध्यान दें। मेरे पास एक महत्वपूर्ण घोषणा है। तुरंत हॉल की सारी बातें रुक गईं और सबकी नजरें एक्साएओ यूही की तरफ मुड़ गईं। फिर उन्होंने गर्व से अपने पास खड़े युवक की ओर इशारा किया। मुझे गर्व है कि मैं डोंगनिंग प्रोविंस स्पिरिचुअल सायोनिक्स एसोसिएशन के नए सितारे का परिचय करा रहा हूं। एक प्रतिभाशाली युवक जिसने पहले ही 4th लेवल स्पिरिट मैनिपुलेटर का दर्जा हासिल कर लिया है, लू शेंग। और सबसे हैरानी की बात यह है कि वह सिर्फ 18 साल का है।
उसकी प्रतिभा के सामने हम पुराने लोगों को सच में शर्म आनी चाहिए, एक्साइओ यूही ने हंसते हुए कहा। यह सुनते ही हॉल में हलचल मच गई। कई युवतियां हैरानी से लू शेंग को देखने लगीं। क्या? सिर्फ 18 साल? यह तो सच में कोई राक्षस जैसी प्रतिभा है। यह सब देखकर लिन वॉन के पैर कांप गए। वह लगभग गिर पड़ी और जमीन पर बैठ गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। तभी झेंग दंदन उसकी तरफ मुड़ी और गर्व से बोली। लिन वॉन, अब सच समझ में आया। झेंग दंदन ने कहा, वह ऐसा इंसान है जिसकी चमक बाकी सबको पीछे छोड़ देती है। वही असली लू शेंग है। लिन वॉन को समझ ही नहीं आ रहा था कि जो वह देख रही है वह सच है या नहीं। उसके कानों में आवाज गूंज रही थी। यह कैसे हो सकता है? उसने मन ही मन चिल्लाया। वह साधारण लड़का इतना ऊपर कैसे पहुंच गया? उसका अहंकार धीरे धीरे टूटने लगा, लेकिन फिर उसने खुद को संभालने की कोशिश की। नहीं, अभी सब खत्म नहीं हुआ। मुझे किसी तरह अपनी जगह वापस लेनी होगी, उसने मन में ठान लिया। वह जल्दी से उठी और झेंग दंदन के कंधे पर हाथ रखा। झेंग दंदन, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम उसके करीब हो ना? कृपया मुझे लू शेंग से मिलवा दो। मुझे उससे बात करनी है। झेंग दंदन ने थके हुए चेहरे के साथ सिर हिलाया। भीड़ देख रही हो वॉन? झेंग दंदन ने धीरे से कहा। लू शेंग तो उन अरबतियों और अधिकारियों को भी ध्यान नहीं दे रहा जो उसे अपना कार्ड देने की कोशिश कर रहे हैं। उसे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह आगे बोली, अब तो मुझे खुद को उसका दोस्त कहना भी अजीब लग रहा है। वह हमसे बहुत आगे निकल चुका है। मेरा यह क्रश शायद शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। कुछ देर बाद लू शेंग चुपचाप पार्टी से निकल गया और एक साधारण टैक्सी में बैठ गया। शहर की रोशनी खिड़की के बाहर दौड़ रही थी और उसे राहत महसूस हुई। पीछे सीट पर टिककर उसने ड्राइवर से कहा, मुझे बहस सिटी ले चलिए। अब उसे इन हाई सोसाइटी के खेलों से कोई मतलब नहीं था। अब वह बस घर लौटना चाहता था। लू शेंग ने अपना माथा दबाया। सच में मुझे इन अमीर लोगों के नाटक बिल्कुल पसंद नहीं, उसने सोचा। एक्साइओ यूही के सम्मान में आना ही काफी था। अब बस घर जाना है। मार्शल आर्ट्स और मेरा परिवार ही मेरे लिए असली चीजें हैं। इतनी ताकत होने के बावजूद लू शेंग खुद को अभी भी एक साधारण हाई स्कूल छात्र ही मानता था। टैक्सी ड्राइवर तेज चला रहा था और कार 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हाईवे पर दौड़ रही थी। जल्दी ही बहस सिटी की रोशनी दिखाई देने लगी। घर पहुंचते ही उसकी मां झेंग यूफेन दरवाजे पर आ गईं। आखिर तुम वापस आ गए। हम सब बहुत चिंतित थे, उन्होंने खुशी से कहा। झेंग यूफेन तुरंत बोली, मैंने तुम्हारे पसंदीदा खाने बनाए हैं। जल्दी बैठो और गरम गरम खाओ। वह रसोई की ओर चली गईं। उनकी आंखों में गर्व साफ दिख रहा था। तभी उसकी बहन लू किंग बाहर आई और बोली, अरे तुम कब वापस आए? पास ही उसके पिता लू है भी मुस्कुरा रहे थे। लू किंग सोफे से कूदकर आई और अपने भाई की ऊंचाई नापने लगी। अरे तुम और लंबे हो गए, उसने शिकायत की। लू शेंग हंसते हुए बोला, मैं नहीं बढ़ा हूं, शायद तुम छोटी हो गई हो। लू शेंग ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जल्दी ही तुम्हारी छुट्टियां आने वाली हैं ना? आज रात तुम्हारी ट्रेनिंग चेक करूंगा। अगर सुधार नहीं हुआ। उसने मजाक में मुट्ठी उठाई। तभी झेंग यूफेन गरम गरम पकौड़ी लेकर आईं। अब बस करो और खाना खाओ, उन्होंने कहा। खुशबू आते ही लू शेंग ने तुरंत खाना शुरू कर दिया।
खाते खाते लू शेंग ने पिता से पूछा, पापा, जो मांस और दवाइयाँ मैंने फ्रिज में रखी थीं, आप ले रहे हैं ना? लू है ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, और उससे मुझे बहुत ताकत महसूस हो रही है, लू है बोले। शायद यह बहुत महंगी रही होंगी। लू शेंग ने सिर हिलाया। नहीं पापा, मेरी दोस्त ही लिंगसू ने अपनी फार्मेसी से दी हैं। और चाय में मत डालिए, सीधे खाइए। मेरे पास और भी हैं, लू शेंग ने मुस्कुराकर कहा। कौन जाने, भविष्य में आपकी बहू आपको दुनिया की सबसे अच्छी दवाइयाँ देती रहे। यह सुनकर झेंग यूफेन हंस पड़ी। अच्छा होगा शेंगेर, लेकिन कॉलेज एग्जाम पास ही हैं। अब फिर कहीं बाहर नहीं जाओगे ना? उन्होंने पूछा। लू शेंग मुस्कुराया। नहीं, मैं यहीं रहूंगा। फिर अचानक लू शेंग और लू किंग खाने के लिए मजाकिया झगड़ा करने लगे। लू किंग चिल्लाई, माँ। शेंगेर सब खा गया। लू शेंग हंसते हुए बोला, वैसे भी घर थोड़ा छोटा हो गया है। क्यों न हम अपने नए घर को देखने चलें? यह सुनते ही सब चौंक गए। नया घर, सबने एक साथ कहा। लेकिन लू शेंग तुरंत सबको बाहर ले गया। जब वे नए घर पहुंचे तो सब हैरान रह गए। बड़ा, शानदार और बेहद खूबसूरत घर था। लू शेंग ने गर्व से कहा, यही हमारा नया घर है। लू है थोड़ा घबरा गए। शेंगेर, यह बहुत महंगा लगता है। लू शेंग मुस्कुराया। पापा, पिछले महीनों में मैंने कई प्रतियोगिताएं जीती हैं। यह घर उसी पैसे से लिया है। और घर खरीदने के बाद भी मेरे खाते में 1 मिलियन युआन से ज्यादा बचा है, उसने सहजता से कहा। यह सुनते ही झेंग यूफेन चौंक गईं। क्या? कितना? लू है भी हैरान रह गए। लू किंग हंसते हुए बोली, सच बताओ, कहीं बैंक तो नहीं लूटा? लू शेंग ने उसके माथे पर हल्का सा थपकी दी। नहीं, सब ईमानदारी से कमाया है। अब यह घर हमारा है, लू शेंग ने कहा। माँ पापा, जल्दी से शुभ दिन चुनिए ताकि हम यहाँ शिफ्ट हो सकें। यह सुनकर उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। शेंगेर, तुम सच में हमारे गर्व हो, लू है ने कहा। फिर लू शेंग ने अपनी बहन के बाल पकड़कर कहा, चलो लू किंग, पीछे ट्रेनिंग ग्राउंड है। देखते हैं तुमने कितना सुधार किया। यह सुनते ही लू किंग उत्साहित हो गई। चलो छोटी बहन, लू शेंग ने कहा और उसके सिर पकड़कर खींचने लगा। अरे छोड़ो, मेरे बाल निकल जाएंगे, लू किंग चिल्लाई। ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचकर लू किंग ने गंभीर मुद्रा बनाई। पहले उसकी ताकत हमेशा अपने भाई से ज्यादा होती थी, इसलिए वह अपना रुतबा दिखाना चाहती थी। लेकिन लू शेंग शांत खड़ा था। ड्रामा बंद करो और पूरी ताकत से हमला करो, उसने कहा। यह सुनकर लू किंग ने पूरी ताकत से जमीन से छलांग लगाई। वह बाज की तरह नीचे आई और जोरदार किक मारी। लेकिन लू शेंग ऐसे खड़ा था जैसे बस का इंतजार कर रहा हो। आखिरी पल में उसने उसका पैर पकड़ लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। लू किंग चिल्लाई, आ माँ, मेरा पैर टूट गया। लू शेंग ने घूर कर कहा, ड्रामा बंद करो। वह बोली, तुमने ही पैर पकड़ा हुआ है। लू शेंग बोला, मैं तो अभी आधिकारिक मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं हूँ। यह सुनकर लू किंग रोने लगी। लू शेंग गंभीर होकर बोला, उठो किंग, मैं तुम्हें एक खास सीक्रेट तकनीक सिखाने वाला हूँ। सीक्रेट शब्द सुनते ही उसकी आंखें चमक उठीं। सच में? उसने पूछा। लू शेंग हंसते हुए बोला, हाँ, इसे मार्शल आर्ट्स की एक छिपी हुई विरासत समझ लो। ध्यान से मेरी बात मानना, उसने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा। लेकिन पहले वादा करो, इस बारे में एक शब्द भी किसी को नहीं बताओगी। यह सुनते ही लू किंग खुशी से उछल पड़ी।
उसके चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान आ गई जैसे कान तक फैल गई हो। पक्का वादा है लू शेंग, वह तुरंत बोली। फिर लू शेंग ने उसे धीरे धीरे स्पिरिचुअल एनर्जी के रास्तों को समझाना शुरू किया। क्या तुम्हें फ्लो महसूस हो रहा है? यहाँ इसे धीरे बहती नदी की तरह घूमना चाहिए, उसने समझाया। लू किंग उसकी बात मानते हुए अभ्यास करने लगी, लेकिन मन में सोच रही थी, पूरे शहर में लोग बातें कर रहे हैं कि वह कुछ ही महीनों में इतना मजबूत कैसे बन गया। अगर मैंने अपनी आंखों से उसे एक साधारण हाई स्कूल लड़के से इतना ताकतवर बनते न देखा होता, तो मैं भी इन बातों को पागलपन समझती, उसने सोचा। उसे शक था कि शायद उसे कोई बड़ा खजाना मिल गया है। सब कहते हैं कि वह बस अवेकन हुआ है, लेकिन मुझे हमेशा लगा कि वह कुछ छुपा रहा है। अगर मैं इस सीक्रेट टेक्निक को सीख गई, तो अपनी बुद्धि और टैलेंट से शायद मैं उसे भी पीछे छोड़ सकती हूँ। ध्यान लगाओ। लू शेंग ने देखा कि उसकी बहन का ध्यान भटक गया है। उसने तुरंत उसके माथे पर हल्की सी चपत मारी। यह प्यार से किया था, लेकिन फिर भी लू किंग जोर से चिल्लाई। आह! लू शेंग, मेरे सिर पर मत मारो। मैं वैसे ही छोटी हूँ, और मारोगे तो और भी छोटी रह जाऊंगी, वह शिकायत करने लगी। लेकिन लू शेंग ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उसे बेसिक फिस्ट फॉर्म सिखाने लगा। शुरुआत में लू किंग थोड़ी आलसी थी, लेकिन धीरे धीरे उसने पूरी मेहनत से अभ्यास शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसके कपड़े पसीने से भीग गए। काफी देर बाद जाकर वह थककर रुक पाई। थोड़ा आराम करने के लिए वह हांफने लगी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। यह ट्रेनिंग उसके स्कूल की ट्रेनिंग से कहीं ज्यादा कठिन थी, और उसका शरीर अभी इतनी तीव्रता का आदी नहीं था। लू शेंग थोड़ी दूरी पर खड़ा था, हाथ बांधे हुए, और अपनी बहन को ध्यान से देख रहा था। कुछ देर बाद लू किंग आखिरकार थककर जमीन पर गिर पड़ी। लू शेंग हंसते हुए बोला, तो कैसा लगा यह टेक्निक? थकी होने के बावजूद उसकी आंखें चमक उठीं। वह उत्साह से बैठ गई। लू शेंग, यह तो कमाल है। तुमने मुझे आखिर सिखाया क्या है? इसका असर तो जबरदस्त है, वह बोली। एक बार यह फॉर्म करने से उतना फायदा हो रहा है जितना पहले महीनों की ट्रेनिंग से नहीं होता था। यह सुनकर लू शेंग सोच में पड़ गया। उसे लगा कि अगर उसने कोई कहानी नहीं बनाई तो उसकी बहन कहीं भी यह राज खोल देगी। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, अरे इसमें खास कुछ नहीं है। बस यह स्टैंडर्ड टेक्निक का नया और ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है। लू किंग हैरान होकर बोली, नया वर्जन? इसका मतलब क्या? लू शेंग समझाने लगा, जैसे फोन या कंप्यूटर में होता है। लोग सोचते हैं वर्जन 2.0 या 3.0 ही सबसे नया है, लेकिन असल में रिसर्च लैब में तो 9.0 या 10.0 तक पहुंच चुके होते हैं, उसने कहा। आम लोगों को जो मिलता है वह कई साल पुराना होता है। यह टेक्निक अभी सीक्रेट टेस्टिंग फेज में है, इसलिए किसी को मत बताना। यह सुनकर लू किंग की आंखें फैल गईं। उसने सोचा, मतलब वह मुझे एक्सपेरिमेंट बना रहा है। फिर बड़बड़ाई, लू शेंग कितना निर्दयी है। हमेशा अपने ही परिवार पर प्रयोग करता है, उसने धीरे से कहा, लेकिन अंदर से उसे थोड़ा गर्व भी हो रहा था। लू शेंग ने उसके गाल को पकड़कर हल्के से खींचा और मुस्कुराया। ऐसे सोचो, इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनना किस्मत की बात है। बहुत लोग तो इसके लिए तरसेंगे। यह बॉडी टेम्परिंग टेक्निक पूरी तरह तैयार है, बस अभी पब्लिक नहीं हुई है। लू किंग ने उसका हाथ हटाया और बोली, लेकिन इसमें खतरा तो होगा ना? अगर कुछ गलत हो गया तो? लू शेंग ने आह भरी। अरे मैं तुम्हारा भाई हूं। अगर इसमें खतरा होता तो मैं पहले ही घायल हो चुका होता।
मैं काफी समय से इसका अभ्यास कर रहा हूं। लेकिन लू किंग फिर भी बोली, अगर हम दोनों ही अपाहिज हो गए तो? तब माँ पापा का क्या होगा? फिर मजाक में बोली, तुम घायल हुए तो तुम्हारी देखभाल मुझे ही करनी पड़ेगी। यह सुनते ही लू शेंग का चेहरा बदल गया। वह अचानक उसकी तरफ लपका और वह हंसते हुए भागने लगी। मेरी छोटी शरारती बहन, इधर आओ, वह हंसते हंसते बोली। मैं मजाक कर रही थी। कुछ देर भागदौड़ के बाद लू किंग फिर जमीन पर बैठ गई। फिर गंभीर होकर बोली, लेकिन सच में लू शेंग, यह बॉडी टेम्परिंग टेक्निक बाकी सबसे इतनी बेहतर क्यों है? तुम्हें यह मिली कहाँ से? उसने शक भरी आवाज में पूछा। कहीं तुमने कोई गैरकानूनी काम तो नहीं किया? लू शेंग ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, बिल्कुल नहीं। तुम कैसे सोच सकती हो कि तुम्हारा भाई कोई अपराध करेगा? फिर वह शरारती अंदाज में उसे पकड़कर उसके पैरों में गुदगुदी करने लगा। लू किंग जोर जोर से हंसने लगी और उसे दूर धकेलने की कोशिश करने लगी। छोड़ो मुझे, तुम बहुत चालाक हो लू शेंग, वह हांफते हुए बोली। 5 मिनट बाद जाकर लू शेंग ने उसे छोड़ा। फिर वह उठकर बोली, अगर अधिकारियों को पता चला कि तुमने मुझे यह टेक्निक सिखाई है तो क्या परेशानी होगी? लू शेंग ने गंभीर चेहरा बनाए रखा। जिसने मुझे यह टेक्निक दी थी उसने साफ कहा था, इसे किसी को मत सिखाना। अगर किसी को पता चल गया तो सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे परिवार को परेशानी होगी। यह सुनकर लू किंग घबरा गई। क्या? फिर तुम्हें मुझे नहीं सिखाना चाहिए था, लू शेंग ने नाटकीय अंदाज में कहा। लेकिन तुम मेरी बहन हो। यह सुनकर लू किंग का चेहरा लाल हो गया। फिर बोली, तुम बहुत ड्रामा करते हो। अगर मैं किसी को नहीं बताऊंगी तो सब ठीक रहेगा ना? लू शेंग बोला, याद रखना, किसी को भी नहीं। न टीचर को, न दोस्तों को, और न ही भविष्य के पति को। यह जिंदगी और मौत का मामला है। लू किंग ने गंभीर होकर सिर हिलाया। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अपनी भोली बहन को चुप रहने के लिए मना लेने के बाद लू शेंग मन ही मन खुश हुआ। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ और बार फॉर्म दिखाता हूं। याद कर लो और फिर कमरे में जाकर अकेले अभ्यास करना। लू किंग सोचने लगी, तो यही वजह है कि वह हमेशा कमरे में बंद रहता था। उसकी आंखों में शरारती चमक आ गई। अगर मैंने इसे मास्टर कर लिया तो शायद मैं उसे भी पीछे छोड़ दूं, उसने सोचा। वहीं लू शेंग भी अपनी छोटी जीत से खुश था। आज की मेरी एक्टिंग तो अवार्ड जीत सकती है, उसने मन में सोचा। फिर बोला, मुझे दोपहर में काम है। तुम अभ्यास करती रहना। जब लौटूंगा तो असली कॉम्बैट ट्रेनिंग शुरू करेंगे। 1 घंटे बाद लू शेंग हंघाई टियान शेंग्यान रेस्टोरेंट पहुंच गया। माफ करना ही लिंगसु, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। ही लिंगसु ने पहले ही कई प्लेट प्रीमियम बीफ ऑर्डर कर दिए थे। मुझे पता है तुम्हें स्टेक पसंद है, इसलिए पहले से ऑर्डर कर दिया, उसने कहा। लू शेंग मुस्कुराया। तुम सच में बहुत ध्यान रखती हो। फिर उसने पूछा, मेरी गैरहाजिरी में कंपनी कैसी चल रही है? तुम्हें स्टेक पसंद है, इसलिए मैंने काफी ऑर्डर किया, उसने कहा। बहुत अच्छा, धन्यवाद, लू शेंग ने मांस काटते हुए कहा। तो कंपनी का हाल कैसा है? ही लिंगसु ने तुरंत जवाब दिया। हमारे स्पिरिट स्ट्रेंथनिंग ब्लड टॉनिक की पहली खेप का दाम $49.88 रखा गया है। यह बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रीमियम प्राइस है। हमने इसे मिड टू हाई एंड ग्राहकों के लिए रखा है। वह मुस्कुराई। और नतीजा शानदार रहा। 1 हफ्ते के अंदर ही 20,000 यूनिट्स पूरी तरह बिक गईं। और सबसे अच्छी बात यह है कि लोग दोबारा खरीद रहे हैं, उसने कहा। अगर प्रमोशन जारी रहा तो यह डोंगनिंग प्रोविंस में सबसे लोकप्रिय मार्शल आर्ट्स न्यूट्रिशन प्रोडक्ट बन सकता है।
लू शेंग ने स्टेक का टुकड़ा खाकर कहा, बहुत अच्छा काम किया। अब बताओ फंडिंग ठीक है? ही लिंगसु बोली, फिलहाल सब ठीक है, लेकिन अगर हमें और शाखाएं खोलनी हैं तो बैंक लोन लेना पड़ेगा। मेरी अपनी बचत भी कम हो रही है। लू शेंग ने मुस्कुराकर कहा, जल्द ही मैं तुम्हें और फंड दूंगा। पैसों की चिंता मत करो, उसने कहा। ही लिंगसु ने सिर हिलाया। ठीक है। वैसे तुम्हारे एग्जाम भी आने वाले हैं ना? लू शेंग बोला, हाँ। इस समय मैं थोड़ा लो प्रोफाइल रहूंगा। मुझे अपने ग्रेजुएशन एग्जाम की तैयारी करनी है, इसलिए अभी कंपनी का पूरा काम तुम्हें संभालना होगा। ही लिंगसु बोली, सच में? लू शेंग ने सिर हिलाया। हाँ, और कुछ दिनों में मैं नए घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। ही लिंगसु को विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि इतना शक्तिशाली इंसान असल में अभी भी एक हाई स्कूल छात्र है। वह जाने लगी, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया। ओह हाँ, एक बात बताना भूल गई। मैंने माँ एफआई को स्टोर मैनेजर बना दिया है। यह सुनकर लू शेंग ने तुरंत सहमति जताई। ठीक है, सब तय हो गया। अब मैं चलता हूँ। लू शेंग उसे जाते हुए देखता रहा। वह सोचने लगा कि लिंगसु की कंपनी अभी मेरी सबसे महत्वपूर्ण आय का स्रोत है, और अगर कभी ही फैमिली को परेशानी हुई तो वे जरूर मेरी मदद मांगेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी चीज है मेरी अपनी ताकत बढ़ाना। फिर उसने वेट्रेस को बुलाया। मुझे 50 हाई प्रोटीन स्टेक पैक करके दे दीजिए। लू शेंग ने मुट्ठी कस ली। मुझे और ताकत चाहिए। नो गैप ब्लेड, रीइंकारनेशन रिफाइंड बॉडी और इमोर्टल गोल्डन बॉडी, इन सब में मुझे बड़ा ब्रेक थ्रू चाहिए। अगली बार अगर उस महिला मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर से मुलाकात हुई तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं सीधे उसे हरा दूंगा। उस रात सपने में वह अपने नए विला के सामने खड़ा था और अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोच रहा था। कुछ ही समय बाद उनका परिवार नए घर में शिफ्ट हो गया। लू किंग और उसके दोस्त बहुत खुश थे और फोटो खींचने में लगे थे। लू किंग फिर अपने भाई को चिढ़ाने लगी और लू शेंग ने मजाक में उसके सिर पर हाथ रख दिया। उसी समय उन्होंने देखा कि पड़ोस में एक बहुत सुंदर लड़की रहती है। लू शेंग सोच रहा था, कल ग्रेजुएशन एग्जाम है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वहीं लू किंग नई ट्रेनिंग रूम में खुश होकर बोली, अब मैं अपने बेवकूफ बड़े भाई को पीछे छोड़ दूंगी। लू शेंग के माता पिता पड़ोसियों के लिए स्वागत उपहार तैयार कर रहे थे। उन्हें खासकर यह सुनकर दिलचस्पी थी कि पड़ोस में एक खूबसूरत लड़की रहती है। लू है ने कहा, लू शेंग जाकर पड़ोसियों से मिला। लेकिन फिर लू है ने कहा, नहीं, आज आराम करो। कल तुम्हारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम है। अगर तुम मार्शल आर्ट्स एग्जाम में टॉप कर गए तो यह हमारे परिवार के लिए सबसे बड़ा गर्व होगा। यह सुनकर लू शेंग अपने कमरे में चला गया। जैसे ही वह लेटा, वह फिर उसी मार्शल आर्ट्स वाले सपनों की दुनिया में चला गया, जहां उसकी ताकत लेवल 4 के बिल्कुल किनारे पर खड़ी थी। वह किसी भी पल लेवल 5 तक पहुंचने वाला था। सच कहें तो वह काफी पहले ही यह छलांग लगा सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर इसको टाल दिया ताकि अपनी नींद को और मजबूत कर सके। उसके भीतर की जो कभी हल्की सुनहरी ऊर्जा थी, वह अब गाढ़े चिपचिपे एम्बर रंग में बदल चुकी थी, जो उसकी नसों में पिघले हुए सूरज की आग की तरह घूम रही थी। जैसे ही उसके शरीर से चमकती एम्बर रोशनी निकलने लगी, लू शेंग ने दृढ़ संकल्प के साथ अपनी मुट्ठी कस ली। ग्रेट रिफाइनमेंट का तीसरा चक्र लगभग पूरा होने वाला है। मेरी शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति अब जबरदस्त बदलाव से गुजरने वाली है। उसके शरीर से ऊर्जा की एक भयंकर तरंग फूटी, जिसने पूरे ड्रीमस्केप को भर दिया।
एक पल में ही लू शेंग की एम्बर रंग की शक्ति उस वीरान बर्फ से ढकी भूमि पर फैल गई, जैसे वह अनंत ठंड को चुनौती दे रही हो। उसकी आभा कुछ क्षणों के लिए प्राचीन मोटी परमफ्रॉस्ट की परतों से रुक गई। उसकी गर्मी के जवाब में जमीन से नुकीले बर्फीले शिखर फूट पड़े और उसी समय वॉकेरी फिर से प्रकट हुई। वह बर्फीले तूफान के बीच खड़ी थी, उसके हाथ में लंबा खूबसूरत भाला मजबूती से थामा हुआ था। उसकी आवाज ठंडी हवा जितनी सर्द थी। तो तुम फिर से लौट आए। एक तेज और घातक हरकत के साथ उसने भाले को सीधा कर लिया और उसकी बेहद धारदार नोक सीधे लू शेंग के सीने की ओर तनी हुई थी, जिस पर बर्फ की चमक झिलमिला रही थी। चुनौती के तुरंत बाद लू शेंग की गरजती आग जैसी ऊर्जा और वॉकेरी की 0 डिग्री बर्फीली शक्ति जोरदार धमाके के साथ टकरा गईं। लू शेंग ने जोर से युद्ध घोष किया, अब और बातें नहीं, ट्रेनिंग शुरू करते हैं। मैं अभी अपनी मूल ताकत का 20 गुना तक निकाल सकता हूं, ऐसी ताकत जो किसी ग्रह की क्रशिंग ग्रेविटी जैसी हो। लू शेंग बिजली की तरह आगे झपटा और वॉकेरी के चेहरे पर विनाशकारी मुक्का मारने की कोशिश की। लेकिन वह कोई नौसिखिया नहीं थी। उसने हल्का सा घूमकर अपने भाले को चौड़े चाप में घुमाया और सटीक जवाबी हमला किया। हवा चीरने की आवाज गूंज उठी, वूश वूश वूश, जब वॉकेरी के लगातार वार उस पर बरसने लगे। उस खतरनाक पल में लू शेंग का पूरा शरीर स्वर्गीय आग के विशाल स्तंभ में लिपट गया। 4 विशेष ब्रीदिंग टेक्निक्स का उपयोग करते हुए वह फ्लेम ब्रीदिंग में बदल गया। लू शेंग पहले ही इसे समझ के दूसरे स्तर तक सीख चुका था। अब वह सिर्फ आग के गोले ही नहीं फेंक सकता था, बल्कि अपने फेफड़ों की ताकत से भारी दबाव वाले वायुमंडलीय विस्फोट भी पैदा कर सकता था। भीषण लड़ाई के जोश में लू शेंग ने आग से लिपटा हुआ हथेली का वार छोड़ा और जलती हुई गर्मी की लहर वॉकेरी की ओर भेज दी। लेकिन उसने बस हल्की सी व्यंग्यभरी मुस्कान दी। अगले ही पल जमीन हिल उठी और गगनचुंबी इमारत जितना विशाल बर्फ का स्तंभ अचानक ऊपर उठकर उसके रास्ते में आ गया। लू शेंग की प्रवृत्ति तुरंत चिल्लाई, खतरा, और उसने हवा में ही दिशा बदलकर उस बर्फीले दानव से बचाव किया। इसे सीधे झेलना ठीक नहीं होगा। हाल ही में वह लगभग हर रात वॉकेरी के साथ स्पारिंग कर रहा था और उसकी प्रगति साफ दिख रही थी। अब वह उसके लगातार हमलों के बीच पूरे 5 मिनट तक टिक सकता था, इससे पहले कि सपना टूट जाए। पहली मुलाकात में तुरंत मारे जाने की तुलना में यह एक बहुत बड़ी छलांग थी। परफेक्टेड मार्शियल दाओ धीरे धीरे उसकी आत्मा में घुल रहा था। वह सोचने लगा, अगर वह अपनी सभी मार्शियल आर्ट्स को सटल स्तर तक पहुंचा दे तो क्या परफेक्टेड मार्शियल दाओ खुद भी किसी नए विकास तक पहुंच जाएगा। लू शेंग ने वॉकेरी की आंखों में देखते हुए आखिरी परीक्षण वाला मुक्का मारा और फिर तुरंत पीछे हट गया। उसने धीमे से बुदबुदाया, ठीक है, अभी के लिए मानता हूं। अभी भी मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। ग्रेजुएशन एग्जाम खत्म होने के बाद उसकी कल्टीवेशन आधिकारिक तौर पर रैंक 4 तक पहुंच जाएगी और जब उसके पास ग्रेड 11 की कल्टीवेशन टेक्निक होगी जो उसकी इनर स्ट्रेंथ को निखारेगी और आउटपुट बढ़ाएगी, तब रैंक 5 तक पहुंचना तय होगा। और तभी वह सच में उसे हराने के लिए तैयार होगा। जितनी बार लू शेंग ने वॉकेरी ग्रैंड मास्टर के साथ ये कठोर स्पारिंग की, उतनी ही उसकी आत्मा में उसके मार्शियल दाव भाले के लिए एक अजीब गहरी लालसा पैदा होती गई। हर टकराव के साथ उसकी इच्छा और बढ़ती गई कि काश वह भी ऐसा शानदार हथियार अपना बना सके। लेकिन लू शेंग बिल्कुल असहाय भी नहीं था, क्योंकि उसने आखिरकार अपना खास हथियार हासिल कर लिया था, एक ऐसा हथियार जिसकी कीमत चौंका देने वाली 27 अरब थी। खदान की गहराई से निकाले गए 27 किलो शुद्ध मिथ्रिल का हर 1 ग्राम इसी विनाशकारी उत्कृष्ट कृति को बनाने में लगा दिया गया था। उसने भारी मन से देखा था कि विशाल कच्चा अयस्क भट्टी की तेज गर्मी में धीरे धीरे परिष्कृत होता गया,
छोटा होता गया, जब तक कि सिर्फ उसका सबसे शक्तिशाली सार ही नहीं बच गया। अंतिम परिणाम को देखकर लू शेंग को इस पूर्णता की आसमान छूती कीमत पर थोड़ा अफसोस भी हुआ। उस बड़े निवेश के बाद लू शेंग लगभग कंगाल हो गया था। उसके खातों में बस कुछ मामूली मिलियन ही बचे थे। उसने लंबी सांस ली और समझ गया कि स्पिरिचुअल मास्टर का रास्ता ऐसा ही होता है। यह ऐसा पेशा है जहां ताकत के लिए पैसा लगातार बहाना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि इस हथियार को एक ही वाक्य में बताया जा सकता था। यह पूरी तरह से इसके लायक था। 10,000 साल के मार्शियल इतिहास में भी स्पिरिचुअल मास्टर का रास्ता इतना प्रतिष्ठित और चाहा हुआ क्यों है? इसका कारण यही था। पिछले कई कठिन महीनों में लू शेंग ने बाउंडलेस ब्लेड व्हील के 5वें स्तर से एक बेहद घातक तकनीक आखिरकार सीख ली थी। फायर सीड डाटाबेस, जो आमतौर पर बहुत विस्तृत होता था, इस अंतिम चाल के बारे में सिर्फ बेहद छोटे और रहस्यमय शब्दों में विवरण देता था, जिससे उसकी असली विनाशकारी ताकत की बस हल्की सी झलक मिलती थी। ग्रांड मास्टर्स को भी काट सकता है। ये शब्द पढ़कर लू शेंग के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। अगर लेवल 5 स्पिरिचुअल मास्टर भी सिद्धांत रूप से किसी ग्रांड मास्टर को मार सकता है, तो सोचो लेवल 6 या लेवल 7 का उपयोग करता बाउंडलेस ब्लेड व्हील के साथ कितना भयानक होगा। लेकिन वह जानता था कि वॉकेरी ग्रांड मास्टर बिल्कुल अलग स्तर की थी। उसकी लड़ाई की समझ सामान्य से कहीं ऊपर थी।